Assalamu alaikum, you are welcome here. Today we will discuss recursive definitions in theory of automata lecture 3. So let's start today's lecture. Recursive definition basically क्या है? ये लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है या एक तरीका है जिसकी मदद से हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं. आपने रिकर्सिव का जो वर्ड है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में सुना होगा, यानी कि हम वहाँ पर जो है वो रिकर्सिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं या रिकर्सिव फंक्शंस की बात करते हैं. अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो रिकर्सिव प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर होता है जो अपने आप को कॉल करता है. बेसिकली अगर हम इसके पीछे इसका मोटिव समझें कि हम रिकर्सिव प्रोसीजर क्यों यूज़ करते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ज़्यादातर हम इसका फैक्टोरियल यूज़ करने के लिए जो है वो ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें बेसिक प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन पता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाए या हाई लेवल की हो जाए तो हमें नहीं पता उसे कैसे कैलकुलेट करते. फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग के लिए मैन्युअली 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू 1000. बट जब हमें पता है कि फैक्टोरियल जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसकी प्रीवियस टर्म के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर 1000 का अगर आपने जो है वो कैलकुलेट करना हो फैक्टोरियल, तो आपको 1000 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके साथ उसे मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर आएगा. बट होता क्या है, हम रिकर्सिव प्रोसीजर के थ्रू इसे इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे अप्लाई करें तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम रूल्स डिफाइन कर देते हैं. जैसे कि हम n के फैक्टोरियल में जो है वो हम रूल्स हमने डिफाइन कर दिए कि प्रीवियस नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में रिकर्सिव डेफिनेशन के जो है वो 3 स्टेप्स हैं, यानी 3 रूल्स हैं. नंबर 1, रूल 1 क्या कहता है? स्पेसिफाई सम ऑब्जेक्ट इन द सेट. सेट क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज जब कोई डिफाइन करते हैं तो बेसिकली वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ सेट होती है. फॉर एग्जांपल ये एक लैंग्वेज है और ये सेट है और इसमें ये जो है सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं. तो स्पेसिफाई सम ऑब्जेक्ट इन द सेट, यानी किसी भी सेट में से कोई ऑब्जेक्ट आपने स्पेसिफाई कर लेना है. रूल सेकंड आपको क्या कहता है? वो कहता है वी गिव रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट इन द सेट. मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने इस सेट में से मोर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है या रूल डिफाइन कर लेने हैं कि किस तरह से हम उनको जो है वो सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे. रूल 3 हम स्पेसिफाई करता है डिक्लेयर दैट नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे आर अलाउड इन द सेट. थर्ड रूल हमें ये कहता है कि सिर्फ रूल 1 और 2 को फॉलो करते हुए जो हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे वही सेट का पार्ट होंगे. इसके अलावा किसी और मेथड से सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेट का पार्ट नहीं होंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं जिसको हम रिकर्सिव सेट्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि डिफाइन करें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमने किसी को ये बताना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं और हमने उस बंदे को बताना है जिसको अरिथमेटिक का नॉलेज तो है बट उसे ये नहीं पता कि इवन नंबर्स, उसने कभी इवन नंबर्स के बारे में नहीं सुना. तो एक सिंपली वे इसको हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन, हम उसे कहें कि इवन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. कि हम उसे कहें कि इवन नंबर का सेट वो सेट होगा पॉजिटिव नंबर्स का जो कि होल नंबर्स में से 2 पे डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल होल नंबर्स का सेट आपको पता होगा कि 0 1 2 3 इज एन होल नंबर सेट. तो हम उसे कहेंगे कि इवन नंबर वो है कि जो कि 2 पे उसको हम डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 हो. फॉर एग्जांपल अगर हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर हम 6 को चेक करना चाहें कि जो 6 है वो इवन नंबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर इसका 0 है तो इट मीन्स ये इवन नंबर है. एक दूसरा मेथड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये हो सकता है कि हम उसे बताएं कि इवन इज द सेट ऑफ ऑल 2n वेयर n इज 1 2 3 एंड अप टू 4. लाइक इस तरह अगर हमने 6 को ही देखना है कि क्या ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम देखते जाएंगे. अगर तो हम 6 वैल्यू गेट कर सकते हैं तो इट मीन्स ये जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है. फॉर एग्जांपल
पहले हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, देन 2 रखेंगे, देन 4, देन जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमें जो आंसर आएगा वो हमारे पास 6 है. इट मीन 6 इज पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर. यानी कि नॉर्मली इन सिंपल वे में अगर हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिफाइन करना हो तो हम इस तरह करते हैं. बट अगर हम इसी प्रॉब्लम को रिकर्सिव डेफिनेशंस के थ्रू सॉल्व करें, यानी रिकर्सिव मेथड हम अप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 रूल्स जो हैं डिफाइन कर लेंगे. रूल 1 हमारे पास क्या होगा कि 2 इज इवन. हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया है. पीछे जो अभी हमने 3 स्टेप्स देखे रिकर्सिव डेफिनेशन में, उसमें फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था कि आपने स्पेसिफाई करना है ऑब्जेक्ट को इन द सेट. तो हमने सेट में से हमने कहा कि जो 2 है वो हमने स्पेसिफाई कर लिया एक ऑब्जेक्ट कि 2 इज इवन. अब रूल 2 ये था कि हमने जो है रूल डिफाइन करने हैं जिसके तहत हम मोर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें या मजीद ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकें. तो रिकर्सिव मेथड को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम के मुताबिक मैंने रूल 2 में क्या किया है, इफ मजीद रूल ये एक डिफाइन कर लिया है कि इफ़ x इज इवन, अगर x इवन है देन सो x प्लस 2. तो अगर x कोई इवन नंबर है तो अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर होगा. फॉर एग्जांपल x को मैं अभी 2 ले रही हूँ, ठीक है, ये मैंने रूल डिफाइन किया है. तो अगर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 तो वो भी जो है वो इवन नंबर होगा. अब रूल 3 जो है वो मैंने ये डिफाइन किया है कि इवन नंबर आर दोज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अबव 2 रूल्स. के इवन नंबर सिर्फ वही हैं जो इन 2 रूल से प्रोड्यूस होंगे, बाकी कोई इवन नंबर नहीं है. अब हम इसी एग्जांपल को देखें कि क्या 6 जो है रिकर्सिव मेथड के तहत भी जो है वो इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है या नहीं. फॉर एग्जांपल 2 हमें पता है इवन है. अब इफ x इज इवन देन सो x प्लस 2 में अगर हम देखें यहाँ x की वैल्यू 2 प्लस 2 करें तो हमारे पास जो है वो 4 आएगा. और अगर हम इस 4 को यानी स्टेप 2 को या रूल 2 को हम रिपीट करें और x की वैल्यू हम 4 रखें और 4 प्लस 2 करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 आता है. तो इसका क्या मतलब है कि जो 6 है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है. तो इस तरह से हम रिकर्सिव मेथड के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ हम 6 नहीं, हम कोई भी जो है वो इंटीजर ले सकते हैं और हम उसे प्रूव कर सकते हैं क्या वो पॉजिटिव इवन है या नहीं. अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एग्जांपल 2 है, हमने क्या डिफाइन करना है, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी कि हम कैसे बता सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है. आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो होता है वो होता है 1 2 3, यानी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है. अगर किसी लैंग्वेज से हमने डिफाइन करने हो कि उसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें पिकआउट करना हो तो हम रिकर्सिव मेथड को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल्स डिफाइन करेंगे. और रूल 1 में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है. तो देखिए इस सेट में अगर मैं ये रूल 1 अगर डिफाइन करूँ कि मेरे पास जो 1 है वो इंटीजर में है, ये पॉजिटिव इंटीजर में है, 1 इज इन इंटीजर. रूल 2 क्या है, इफ x इज इन इंटीजर देन सो x प्लस 1. तो मैंने सेकेंड रूल में मैंने रूल को डिफाइन कर लिया कि हम मोर ऑब्जेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो मोर ऑब्जेक्ट हम x प्लस में 1 करते जाएं तो हम मजीद ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो x फॉर एग्जांपल x मेरे पास जो है वो 1 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है. फिर 2 प्लस 1 3. तो इस तरह से हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं या लैंग्वेज से उसको देख सकते हैं कि क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं. आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ रूल 3 जो है वो मेंशन नहीं किया. तो रूल 3 हमें यही कहता है कि इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वही है जो रूल 1 और 2 के तहत डिफाइन हुआ है, इसके अलावा कोई इंटीजर नहीं है. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिकर्सिव डेफिनेशंस को लेकर है वो ये है कि हम क्लीन क्लोजर को भी रिकर्सिव डेफिनेशंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. क्लोजर लैंग्वेज कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय रिकर्सिव मेथड. हाउ, लेट्स सी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम रूल्स डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल हमारा ये है कि इफ़ एस इज़ अ लैंग्वेज, यानी एस हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है देन ऑल द वर्ड्स ऑफ एस आर इन एस एस्टेरिक. बेसिकली क्लोजर हमारे पास क्या होता था, इन्फिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स. तो तमाम वर्ड्स जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं एस से,
तो वो हमारे पास एस स्टैटिक का पार्ट होगा या क्लोजर लैंग्वेज एस का पार्ट होगा। ठीक है, अब हमने रूल 2 डिफाइन किया। हमें पता है कि जो क्लीन क्लोजर लैंग्वेज होती हैं उनमें लैम्डा इंक्लूड होता है, तो हमने रूल डिफाइन किया कि लैम्डा इज इन एस स्टैटिक। और रूल 3 है कि अगर एक्स और वाई जो है वो पार्ट हैं एस स्टैटिक इन क्लोजर लैंग्वेज का, तो इनका कंकैटिनेशन देन सो देयर कंकैटिनेशन एक्स वाई। तो अगर हम उनको कंकैटिनेट कर दें दो स्ट्रिंग्स को, तो वो भी एस स्टैटिक का पार्ट होगी। इस जो एग्जाम्पल है इसको हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इफ़ एस इज़ अ लैंग्वेज, तो ये कोई लैंग्वेज है। ठीक है, उससे फिर जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं वो क्या है, वर्ड है एस के, और वो एस स्टैटिक में इंक्लूड है। ठीक है, रूल 1 के तहत हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, उसकी जितनी भी पॉसिबल इनफिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स। रूल 2 ये हमें कहता है कि जो लैम्डा है यानी नल स्ट्रिंग है वो भी एस स्टैटिक में इंक्लूड है। ठीक है, तो हमने जो है वो लैम्डा को भी यानी नल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर लिया। और रूल 3 हमें क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन एस स्टैटिक देन सो देयर कंकैटिनेशन एक्स वाई आल्सो इन एस स्टैटिक। अब कैसे हम इसको देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो x है वो इक्वल है a के एंड y जो है वो इक्वल है b के। तो हमने कहा कि उनका कंकैटिनेशन एक्स वाई का वो भी एस स्टैटिक में इंक्लूड होगा। तो a और b का कंकैटिनेशन a b स्ट्रिंग वो भी एस स्टैटिक में है। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि अगर x हमारे पास c है और y हमारे पास a b है, तो c a b भी जो स्ट्रिंग है वो आगे कहीं जो है वो एस स्टैटिक में इंक्लूड होगी। तो इस तरह से हम क्लीन क्लोजर को भी डिफाइन कर सकते हैं विद रिकर्सिव डेफिनेशन, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज को डिफाइन करने का तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।